जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? सभी के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और सभी अपने एग्जाम की तैयारी करने में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। तो आज क्या लेके आया हूं मैं? बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी करवा दो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी करवा दो। तो लो बच्चों, आप डिमांड नहीं भी करते तो भी हम आपको करवाते, क्योंकि ये तो हमारा वर्क है, राइट। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टर्म 2 के। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंदर आने वाले हैं, मतलब आपको मैं अभी जो बताऊंगा, ये सारे वो प्रश्न हैं जो कई बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई भी बच्चा इसको बिल्कुल भी मिस ना करे, एक भी क्वेश्चन को। और जो बच्चे ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है उसको तो मैं खास कर कहूंगा कि बिल्कुल भी मिस ना करे। और जिन बच्चों ने पढ़ाई की है लेकिन एक आइडिया नहीं लग पा रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में और किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी है, तो आज उस सब कुछ उनको क्लियर होने जा रहा है। बस फोकस अपना इस तरीके से बना के रखिएगा कि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो, ठीक है। सो स्टार्ट करें। चलिए, आज हम इस गेम को जिसका नाम है पढ़ाई का, इसमें मार्क्स लाने हैं वो जो हम चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है ना, ये आ रहा है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से, उत्पादन के सिद्धांत से। क्या कह रहा है हमसे? वाई एमपी कर्व्स कट्स एपी कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि जो एमपी वक्र है वो एपी वक्र को अधिकतम बिंदु पर क्यों काटता है। तो एमपी यहाँ पे क्या हो गया? एमपी यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया और एपी हमारा एवरेज प्रोडक्ट हो गया। इसका कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है, क्योंकि इसकी वीडियो में आपको बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर जिसने नहीं देखी है, क्विक रिवीजन लेना चाहते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके वो उसको देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट अभी फोकस यहाँ पे करना जो मैं आपको बता रहा था कि सारे सवाल जो यहाँ से बनने वाले हैं, इससे संबंधित बनने वाले हैं, उसका भी आपको आइडिया लग जाए। ऐसा नहीं कि जितना मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया सारा वही करना है, वो तो करना ही करना है, लेकिन उससे संबंधित, उससे जुड़ा हुआ कुछ और प्रश्न भी आपको हल करने हैं, ताकि बिल्कुल भी चांस ना रह जाए, ठीक है। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एपी बढ़ता है ना तो एमपी एपी से अधिक होता है। या क्या बोल रहा है ये कि जब आपका एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट आपका बढ़ता है, औसत उत्पाद आपका बढ़ता है, तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है। और जब एपी गिरता है तो औसत उत्पाद जो होता है वो सीमांत उत्पाद से कम होता है। ये केवल तभी होता है जब हमारा औसत उत्पाद स्थिर होता है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आता और अपने अधिकतम बिंदु पर जो एमपी होता है वो एपी के बराबर होता है। इसी वजह से जो एमपी होता है वो एपी वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर काटता है। समझ में आया पॉइंट को? दोबारा सुनो। इसने हमसे ये प्रश्न किया था कि जो हमारा एमपी वक्र है वो एपी वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर क्यों काटता है। अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ के नजरिए से हमें इतना तो आइडिया लगता है कि एमपी हमारा क्या होगा, सीमांत उत्पाद वही होता है ना, कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट करने पर जो निकल करके आता है वही हमारा सीमांत उत्पाद होता है। एवरेज उत्पाद क्या होता है कि जितना भी हमारा प्रोडक्शन हो गया तो प्रति इकाई उत्पाद कितना होता है वो आपका एवरेज उत्पाद कहलाता है, यानी कि आपका सीमांत उत्पाद कहलाता आपका एवरेज औसत उत्पाद कहलाता है। अब ये बनने का कैसे कर्व के जरिए से? पहले इसने क्या बोला है कि जब एपी बढ़ता है, यानी कि जब अगर आपका एपी इंक्रीज हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ से आपका ये एपी जा रहा है, इस एक पॉइंट में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ये आपका एपी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एपी गिरता है। अब यहाँ से मान लो ये एपी ऐसे गिर रहा है, तब क्या एमपी एपी से कम होता है। तो जो एमपी होता है ना, देखो गिर एपी भी रहा है और गिर एमपी भी रहा है, यानी कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये एमपी है और ये वाला एपी है, तो देखो गिर तो दोनों रहे हैं, लेकिन सिचुएशन में एमपी ज्यादा गिर रहा है, इसका मतलब एमपी उससे नीचे है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि एमपी एपी के बराबर होता है। अब एमपी एपी के बराबर कब होता है? जब विपरीत स्थिति में आती है, यानी कि जब ये एमपी ऊपर बढ़ना शुरू करता है और एपी में कोई चेंज नहीं आता, मतलब ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, तो इस पॉइंट पर एमपी आगे बढ़ जाता है और एपी उससे नीचे रह जाता है, और इसी पॉइंट पर दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो एमपी वक्र होता है वो एपी उसके अधिकतम बिंदु पर काटता है, यानी कि एक ऐसा बिंदु जहां से आने के बाद ये स्थिर हो जाता है, तो इस बिंदु पर ये काट देता है, एक दूसरे को क्रॉस कर देता है, ठीक है। अगला पॉइंट फटाफट करते हैं। कैन एपी राइज व्हेन एमपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यानी क्या एमपी में गिरावट शुरू होने पर भी एपी बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। हम देख रहे हैं ना, देखो यहाँ से ये एमपी गिर रहा है, लेकिन एपी में भी गिरावट आ रही है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव है, उसके ऊपर है, और वो तभी भी आपका बढ़ ही रहा होता है, ठीक है।
तो एपी बढ़ता है जब एमपी घटने लग जाती है, और ये तब तक होता है कि जब तक कि गिरते हुए एमपी की संख्या एपी से अधिक ना हो जाए, यानी कि तब तक जारी रहता है जब तक वापस एमपी उसे ऊपर ना उठ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एमपी में गिरावट शुरू होने पर एपी बिल्कुल बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, गिव रीजन बिहाइंड ईच फेज। हमको दिया गया है कि एक डायग्राम है, ये क्वेश्चन आपके गिवन रहेगा, ध्यान रखिएगा, डायग्राम आपको गिवन है। अब इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि जो आपका टोटल प्रोडक्ट है, तो उसमें जो वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ है, परिवर्तनीय अनुपात नियम, उसके क्या क्या स्टेप हैं, उस स्टेप को हमें बताना है। तो ये देखो, ये हमने सबसे पहले क्या किया, हमें गिवन था, हमने इसको अपने अकॉर्डिंग भी बांट लिया कि ये फर्स्ट है, इधर सेकंड है, और ये आके जो बच जाता है वो थर्ड है। तो जो पहला फेज है, पहला चरण, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टीपी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। टीपी बढ़ रहा है ना, बिल्कुल बढ़ रहा है, कहाँ तक, ए तक बढ़ रहा है। ठीक है, सेकंड फेज में देखते हैं, तो यहाँ पे टीपी बढ़ तो रहा है, लेकिन जो इसकी दर है ना बढ़ने की, वो घटती दर है, यानी कि टीपी राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट। वी कैन सी इन दिस पिक्चर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इजंट इट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फेज थर्ड। अब फेज थर्ड में क्या है, यहाँ पे जो टीपी है ये फॉल है, मतलब गिर रहा है, यहाँ पे बढ़ने का कोई चांस नहीं इसका, यहाँ पर ये गिर रहा है। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार प्रारंभ में जो टीपी होता है, यानी कि कुल उत्पाद, वो बढ़ता है और बढ़ती दर से बढ़ता है। ठीक है, फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से बढ़ता है, और अंततः एक स्थिति ऐसी आती है जब कुल उत्पाद हमारा गिरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो जैसे पॉइंट मैंने आपको बताया ना और जैसे लिखवाया, एग्जैक्टली वैसे ही आपको डिफाइन करना है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो यहाँ पर मैंने फेज 1, फेज 2 एंड फेज थर्ड के भी पॉइंट को यहाँ पे लिखवाया हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं तो मैं क्विक रिवीजन पे भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट आ रहे। इनिशियली वी कैन सी variable input is too small as compared to the fixed input. As production start, there is efficiency use the fixed input, leading to rise in productivity of the variable input on account of division of labor. As result, TP rises. अब ये पूछ रहा है कि टीपी हमारा बढ़ता है, लेकिन उसका कारण क्या है, क्यों बढ़ता है? तो कारण इसका ये है कि जो हमारे फिक्स इनपुट है वो तो हमारे फिक्स ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन अपने प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, तो जो हमारे वेरिएबल इनपुट है ना, उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर वेरिएबल इनपुट जैसे कि आपका लेबर है, अगर आप उन्हें बढ़ाओगे, ये परिवर्ती कारक होते हैं। अब परिवर्ती कारक जिसको कभी भी चेंजेस किया जा सकता है, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों टर्म में इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन जो फिक्स आपका इनपुट रहता है वो फिक्स ही रहता है आपका शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में वी कैन चेंज इट बट वी कांट चेंज इन शॉर्ट टर्म। फिर सेकंड देखो, आफ्टर अ लेवल ऑफ आउटपुट, pressure on fixed input leads to fall in productivity of the variable input. As a result, TP continues to rise but at a decreasing rate. मतलब अगर हम फेज सेकंड में देखें तो जो दिख रहा है हमें, जो भी हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे जो फिक्स इनपुट है ना, वो क्या कह रहा है, प्रोडक्टिविटी में चेंजेस नहीं ला पा रहे, क्योंकि उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हम बढ़ोतरी कर भी रहे हैं तो वेरिएबल इनपुट को बढ़ा करके कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, हम ज्यादा बढ़ा करके भी इसमें इतना चेंजेस नहीं ला सकते। फिक्स इनपुट को भी बढ़ाना आवश्यक होता है। मान लो मशीनरी है, अब मशीनरी मेरे पास एक है, ठीक है, अब इस मशीनरी को हैंडल करने वाले 2 लोग हैं, मैंने 2 ला के लगा दिए और मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया। अब मैं इसी मशीनरी पे 4 लोग लगा दूं तो क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं, मतलब फालतू में लगा रहा हूँ। तो फिर क्योंकि मशीनरी की जो मतलब क्षमता है, कैपेसिटी प्रोडक्शन करने की, वो तो उतना ही करेगी ना, चाहे 2 लगाऊं चाहे 4 लगाऊं, है कि नहीं। तो इसका क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि बढ़ाए तो हमें कहीं ना कहीं फिक्स इनपुट उसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम उसको बढ़ा नहीं सकते क्योंकि बहुत ही कम समय होता है हमारे इसको चेंज करने का। थर्ड क्या है कि द अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट बिकम्स टू लार्ज इन कंपैरिजन टू द फिक्स इनपुट कॉजिंग डिक्लाइन इन टीपी। यानी कि टीपी में गिरावट के कारण जो हमारा इनपुट होता है ना, फिक्स इनपुट, उसकी तुलना में परिवर्तनीय जो परिवर्ती कारक होते हैं उसकी मात्रा बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब भारी मात्रा हो जाती है। तो वहां पर वही बात यही आ गई, 4 से फिर मैं 6 भी रख दूं तभी भी कोई मतलब नहीं बनता उसका, तो इस वजह से प्रोडक्शन हमारा गिरना शुरू हो जाता है। आए समझ। अगला, लेट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्म बी Q is equal to 2L K square K square. Find out the maximum possible output that the firm can produce with 5 units of labor and 2 units of capital. What is the maximum possible output that the firm can produce with 0 unit of labor and 10 units of capital? हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है फर्म की, ये प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा कि Q इज इक्वल टू 2L का स्क्वायर K2 इसका स्क्वायर।
अब इसे करना क्या है, बहुत सिंपल है। हमें जो लेबर गिवन है ना और जो हमें कैपिटल गिवन है, केवल उसको इस इक्वेशन के अंदर हमें पुट करना है। कैसे? हमें देखो एल कितना गिवन है, एल हमारा 5 है, ठीक है, और के हमारा कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, एल की जगह लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, और देखो इनके बिटवीन में कुछ भी मेंशन, इट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के कितना हमारा 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 100, अब इधर 2 भी तो है, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो आ जाएगा 200। तो ये क्या आ गया, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन आ गया 200। गॉट माय पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल, यू कैन इजिली हैंडल इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्योरी ऑफ कॉस्ट यानी कि लागत के सिद्धांत से। अब ये क्या कह रहा है, चलिए शुरू करते हैं। द गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी, व्हाट इज एसी? ये हमारा एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, प्रति इकाई लागत होती है किसकी, कुल लागत की। एंड एबीसी औसत, आपका जो वी होता है वेरिएबल यानी कि परिवर्तनीय नहीं कह सकते लागत, यानी कि औसत परिवर्तित लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विथ राइज इन आउटपुट बट दे नेवर मीट ईच अदर कमेंट। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो एसी है और एबीसी इन का जो गैप है ना, हम दिख रहा होता है कि ये घट रहा होता है, यानी कि इनका अंतर कम होता रहता है, पर फिर भी ये आपस में नहीं क्रॉस करते, मिलते नहीं है। क्यों, क्या कारण है इसका? और ये जो चीजें दी गई क्या बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। देखो अगर मैं इसी का फॉर्मूला बताऊं तो इसी का फॉर्मूला होता है हमारा ए एफ सी प्लस में ए बी सी। तो आप खुद ही सोचो ना, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए सी इन दो बड़े भाइयों को मिल करके बनता है। तो अगर मान लो अगर इन दोनों बड़े भाइयों को मिलकर बनता है तो ये तो बड़ा हुआ ना दोनों से, चाहे मैं इससे कंपेयर करूं चाहे इससे कंपेयर करूं, दोनों से बड़ा है क्योंकि दोनों का जोड़ है ए सी। तो जब जोड़ से एसी है तो फिर ये एबीसी के बराबर तो बिल्कुल नहीं होगा, और जब एसी के बराबर पहुंच ही नहीं गया, वो हमेशा वो अलग ही दिशा में रहेगा, यहाँ पर एसी रहेगा, यहाँ एबीसी रहेगा, चाहे फिर कितना भी आगे फोल आ जाए कुछ भी आ जाए, ये आपस में मीट नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा मत, सिर्फ इतना ही और कुछ फर्क, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एबीसी रहता है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना ये ए एफ सी है। इसी वजह से ये क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर पटरी में बांधे रहते हैं, भाई ना तू उधर जा ना तू इधर मिल, तुम अलग अलग दिशा में भटकते रहो, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है व्हाई डज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कर्व फॉल टूवर्ड्स राइट ऑफ एबीसी कर्व। अब जो हमारा मिनिमम बिंदु यानी कि न्यूनतम बिंदु है एसी वक्र का, और एबीसी जो एबीसी वक्र है वो दाईं ओर क्यों गिरता है। सवाल क्या है, एसी वक्र का जो न्यूनतम बिंदु है एबीसी, उसका वक्र दाईं ओर क्यों गिरता है, दाईं यानी कि राइट साइड क्यों गिरता है। सिंपल सा, क्योंकि हमें पता है कि एसी वक्र का जो एबीसी है वो मिनिमम पॉइंट है, करेक्ट। अब दाईं ओर गिरने का कारण ये है क्योंकि एबीसी के बढ़ने के बाद भी हमारा जो एएफसी होता है वो घटता है, और इसकी वजह से जो एसी होता है वो हमारा गिरता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि जो एसी है वो दो बड़े भाइयों को मिलकर के बनता है, एएफसी और एबीसी। मान लो अगर एबीसी में चेंजेस आ रहा है, अब एबीसी में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा टीबीसी में चेंजेस आ रहा है ना, अपने वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा करके हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाई इट्स इंक्रीजिंग। लेकिन जो एएफसी है वो तो हमारा फिक्स है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ये क्या, इसमें फॉल आता है, मतलब गिरावट घटता है। तो इसकी घटने की वजह से स्वाभाविक है कि जो हमारा एसी है जो इन दोनों के जोड़ से बनता है, इसके घटने से हमारे एसी में भी परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएगा, और एसी भी घटना शुरू करेगा। तो यही रीजन है कि ये क्या होता है, जो एबीसी होता है वक्र वो राइट हैंड साइड बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है MC कैन बी कैलकुलेटेड बोथ फ्रॉम टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय टोटल फिक्स कॉस्ट, डिस्कस। अभी कह रहा है कि जो MC है ना वो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे हमारे पास क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया गया हो चाहे टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया गया हो, और एक दूसरे को और ये टोटल फिक्स कॉस्ट को प्रभावित भी नहीं करता। कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि जो MC है ना, बेसिकली MC क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है ऑफ टोटल कॉस्ट का, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी कुल लागत में से जब हम परिवर्तित लागत को बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे भी तो एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है ना चीजें। जब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मेरा एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है तो ये भी आपका MC को ही इंडिकेट करता है। ध्यान देना, टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं एक्स्ट्रा वो भी MC को इंडिकेट करता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं एक्स्ट्रा वो भी आपका MC को ही इंडिकेट करता है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है।
एमसी इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय टोटल फिक्स कॉस्ट, मानी वो टीएफसी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। टीएफसी जिसके जोड़ और इसके जोड़ से हमारा टीसी बनता है। एमसी इज एडिशन टू टीसी और टीवीसी व्हेन वन और मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, यानी कि एमसी क्या होता है, ये जोड़ होता है, चाहे वो टीसी ले लो चाहे टीवीसी ले लो, क्योंकि दोनों में हमारा वन मोर यूनिट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो टीएफसी होता है तो कांस्टेंट रहता है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आता, वो तो सेम बना रहता है। तो जब उसमें कोई चेंजेस नहीं आता तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं निकलेगा। जब एक्स्ट्रा कॉस्ट निकलेगा तो एमसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब एमसी का सवाल ही पैदा नहीं होता तो फिर टीएफसी का इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो एमसी है वो किसको इम्पैक्ट करता है, केवल टीवीसी को और टीसी को। हम दोनों क्वेश्चन में कोई भी अगर एक चीज गिवन है तो इन दोनों से किसी भी एक चीज की सहायता से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों गिवन हो तो भी हम टोटल कॉस्ट की हेल्प से निकालेंगे। सिंपल फॉर्मूला ये है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला पता है ना, टोटल कॉस्ट के द्वारा हम एमसी कैसे निकालते हैं। सिंपल सी बात है, एमसी एन बराबर में टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस में 1, और यही सेम चीज आपका टीवीसी के साथ हो जाएगा, बस टीसी की जगह टीवीसी आ जाएगा। ठीक है, और एक ये भी होता है कि सिग्मा एमसी, सिग्मा जो एमसी होता है वो हमारा टीवीसी होता है या फिर टीसी होता है, यानी एमसी का जो टोटल होता है वो टीवीसी होता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि कैलकुलेट टीएफसी इफ एसी एंड एबीसी आर ₹22 एंड ₹28 रिस्पेक्टिवली एट आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स। हमें क्या निकालना है, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एसी दिया गया है और एबीसी दिया गया है। ठीक है, एसी हमारा 22 है, एबीसी हमारा 18 है, और आउटपुट हमारा यानी क्वांटिटी हमारी कितनी निकल के आ रही है, हमारी 10 यूनिट्स निकल के आ रही है। तो बहुत सिंपल ही है, टेप्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टेप्स निकालने का फॉर्मूला देखो यहाँ पे मेंशन है, ए एफ सी मल्टीप्लाई में यूनिट प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी यूनिट प्रोड्यूस किया गया। लेकिन पहले हमें ए एफ सी निकालना पड़ेगा। तो एफ सी निकालने के लिए हमें दो चीजें गिवन है, क्योंकि ए सी बराबर में क्या होता है, ए एफ सी प्लस में ए बी सी। हमें ये निकालना है तभी तो हम टी एफ सी निकाल पाएंगे। तो फिर ए सी गिवन है, ए बी सी गिवन है, ए सी हमारा 22 है और ए बी सी हमारा 18 है, और ये प्लस में इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 22 में से 18 जाएगा, बचेगा 4। ये 4 क्या जाएगा हमारा ए एफ सी, और क्वांटिटी हमें गिवन है 10। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टी एफ सी होता है ना इज इक्वल टू ए एफ सी मल्टीप्लाई में क्वांटिटी होता है। तो एफ सी 4, क्वांटिटी हमारा 10, 4 10 जब 40, तो 40 हमारे क्या हो जाएगा, टी एफ सी निकल के आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है। अगला प्रश्न, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि हमें इसमें जितनी भी चीजें दी गई है ना, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। हमें इसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहला है सैलरी टू मैनेजर ऑफ द कंपनी। अब कंपनी का प्रबंधक है, उसको हमें वेतन देना है। तो स्वाभाविक है इसकी जो कंपनी का मैनेजर है वो आजकल में आया तो लंबे समय का बंदा होगा, एम्प्लॉय होगा, तो इसकी भी जो दी गई सैलरी है ना वो हमारी फिक्स कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, वेजेस टू कैजुअल लेबर। अब कैजुअल लेबर का मतलब जो कुछ दिन आए काम के, महीना 2 महीना चले गए, चेंज होते रहते हैं, तो इनकी जो फिक्स कॉस्ट नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, वीसी। फिर आपका थर्ड, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री। अब फैक्ट्री का इंश्योरेंस हमें देना है, तो इंश्योरेंस तो हमारा फिक्स कॉस्ट ही कहलाएगा, क्योंकि तो हर महीने जाएगा ही जाएगा भाई। पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कभी कम ज़्यादा, कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है, तो इसका वेरिएबल कॉस्ट में काउंट किया जाएगा। फिर आता है आपका पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ पोस्ट पेड कनेक्शन ऑफ मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन क्या हमारा प्रीपेड नहीं पोस्ट पेड है। पोस्ट पेड का मतलब होता है कि पहले आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, तो जो भी बिल निकलता है वो फिक्स है, देना ही देना है, तो इसका कॉस्ट भी फिक्स होता है हमारा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम आईसीआईसीआई। अब आईसीआईसीआई जो हमने लोन लिया उस पर जो दिया गया इंटरेस्ट है, ये भी हमारा फिक्स है भाई, देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बियॉन्ड द मिनिमम रेंट। अब मिनिमम रेंट में हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहे हैं, उसके आगे की बात करें तरीके से, तो यहाँ पर ये वेरिएबल कॉस्ट में काउंट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग टू द लैंड लोन। अब लैंड लोन को तो हमें रेंट देना ही पड़ेगा, चाहे हमारा धंधा चले चाहे ना चले, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो फिक्स होती है। कमीशन और प्रोडक्शन मैनेजर, ये चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, क्योंकि यूनिट प्रोड्यूस की बिहाफ पे ऐसा होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट है। और पेमेंट ऑफ फ्यूल यूज इन मशीन, तो ये भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो आए समझ कौन कौन सा फिक्स कॉस्ट है, कौन कौन सा वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से उसको हैंडल करना।
अगला है हमारा थ्योरी ऑफ रिवेन्यू, राजस्व का सिद्धांत, यानी कि राजस्व के सिद्धांत से हमें ये बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्व का मतलब यहाँ पे संप्राप्ति से है, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है हिंदी मीडियम के बच्चों, राजस्व संप्राप्ति ही होती है। Why AR curve under monopolistic competition is more elastic than AR curve under monopoly, यानी कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के तहत AR वक्र एकाधिकार के तहत AR वक्र की तुलना में अधिक लोचदार क्यों होता है। दो चीज ली गई है यहाँ पर, दो मार्केट वैल्यू ली गई, एक हमारा एकाधिकारी प्रतियोगिता और एक है हमारा एकाधिकार। अब ये बोल रहा है कि जो एकाधिकार प्रतियोगिता के अंदर जो हमारा AR होता है, जो कि प्राइस को इंडिकेट करता है, वो एकाधिकार में होने वाले AR वक्र की तुलना में अधिक लोचदार क्यों होता है। लोचदार जिसमें आसानी से चेंजेस किया जा सकता है। तो दोनों बाजारों के नीचे AR वक्र ढलान, अब दोनों का अगर वक्र हम ढलान देखेंगे ना, तो AR दोनों का नीचे की तरफ ही होता है। ठीक है, AR चाहे मोनोपोलिस्टिक हो चाहे मोनोपोली, दोनों का AR नीचे की तरफ ही होता है, ये ध्यान देना। ठीक है, अब चूंकि एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत AR वक्र एकाधिकार के तहत AR वक्र की तुलना में अधिक लोचदार है, और ऐसा इसलिए क्योंकि निकट विकल्प की उपस्थिति है। मतलब हमें इतना पता है कि एकाधिकार के अंदर क्या होता है, कोई अदर ऑप्शन नहीं, एक प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट है। लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमारे होमोजीनियस प्रोडक्ट मिल जाते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि उसके आकार से, रंग से, रूप से, वजन से, इन सब चीजों से एक जैसे वस्तुएं मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉलगेट है, अब कॉलगेट क्या है, ये हमारे एक टूथपेस्ट है, तो इसका क्या सिर्फ कॉलगेट ही है, नहीं, पेप्सोडेंट भी है, डाबर रेड भी है, तो बहुत सारे हैं ना। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, इसके सब्सिट्यूट मिल गया कि अगर हम पेप्सोडेंट यूज नहीं करें तो कॉलगेट कर सकते हैं, कॉलगेट नहीं तो बबूल कर सकते हैं, तो जो भी हमारी चॉइस है इस वजह से। ठीक है, अंडर व्हाट मार्केट कंडीशन डज एवरेज रिवेन्यू ऑलवेज इक्वल मार्जिनल रिवेन्यू, हमें एक्सप्लेन करना है, यानी कि किस कंडीशन के तहत जो हमारा एवरेज रिवेन्यू होता है वो मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है। तो ये बाजार की स्थिति के तहत है, जब एक फर्म दी गई कीमत पर अधिक बिक्री कर सकती है तो वहां पर AR और MR पूरे उत्पादन के रूप में फर्म द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाता है। मतलब जब AR और MR हमारा इज इक्वल टू हो, बराबर हो ना, तो फर्म द्वारा उत्पादन वहां पे बढ़ाया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्म एक मूल्य लेने वाली है, मतलब कि कीमत जो AR के समान है पूरे समय अपरिवर्तित रहती है, यानी कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आता। और औसत सीमांत संबंध में AR केवल तभी अपरिवर्तित रहता है जब AR बराबर MR पूरे समय में होता है। यानी कि अगर हमेशा AR और MR दोनों आपस में बराबर रहते हैं ना, तो उस सिचुएशन में AR में कोई चेंजेस नहीं आता, ये कांस्टेंट बना रहता है, अनचेंज्ड होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बाजार की स्थिति में अगर मार्केट की कंडीशन में देखें तो जो हमारा औसत राजस्व संप्राप्ति होती है वो हमेशा सीमांत राजस्व के बराबर ही होता है। ठीक है, और उसी प्राइस के तहत क्या होता है, वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ प्राइस टेकिंग फॉर्म। अभी जो है ना MP और ये MR, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये मेरे टाइम पे भी आया हुआ है, 2017 की बात है, 2017 में ये मेरे टाइम पर आया था। और अब यकीन नहीं मानेंगे, इसका कंसेप्ट मुझे इतने अच्छे से क्लियर था, मैंने ड्रॉ भी किया था, मतलब सिर्फ क्वेश्चन जैसे ही दिया गया ना, इसने उसमें ये बताया गया था कि MR और MC में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसको बताइए और उसकी जो स्थितियां उसको समझाइए। बस दो स्थितियां हमें पता ही है। पहली स्थिति क्या होता है कि MR बढ़ रहा हो, राइट, MR हमारा बढ़ रहा होता है, क्या कहते हो। दो स्थिति किस किस को पता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे। सुनो, मार्केट जो प्राइस होता है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। पहला तो कि MR MC के बराबर होना चाहिए, हमारी पहली कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो हमारा MC है वो क्या होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। यानी कि पहला MR MC के बराबर होना चाहिए और दूसरा MC हमारी बढ़ती हुई होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन को ड्रॉ भी किया था मैंने टेबल की फॉर्म में, एक खुद अपने मन से कोई भी डायग्राम मतलब नंबर सेलेक्ट कर लिए थे, फिर उसके बेस पर मैंने क्या किया था, टेबल को ड्रॉ कर दिया था। यू डोंट बिलीव, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एंड आई अचीव 6 मार्क्स, मतलब पूरे के पूरे 6 मार्क्स मैंने टीचर की जेब से ले लिए थे। क्यों, क्योंकि जो चीज़ आपको मजा आती है ना करने में, उसका कंसेप्ट ना ऑटोमेटिक क्लियर होता है आपको, और वो तब आता है जब आप इंटरेस्ट लेते हो उस चीज़ों में। क्योंकि
ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके भविष्य को बना रही है, सुधार रही है, तो इसका ज्ञान हमारे लिए फायदेमंद ही होता है। तो एक कीमत लेने वाली फर्म के बाजार मूल्य और सीमांत राजस्व के बीच संबंध ये होता है कि हमारा जो एम और एम सी दोनों बराबर होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीमत लेने वाली जो फर्म होती है उसी कीमत पर अधिक मात्रा में उत्पादन बेच सकती है। मतलब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से जो संप्राप्ति है या औसत संप्राप्ति है वो बराबर होता है, क्योंकि जो हमारा मूल्य होता है प्राइस वो हमारा ए आर होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये ए आर बराबर में एम आर, और ये तो ये एम सी है, ठीक है, या एम सी और एम आर का रिलेशन बताया जा रहा है, या एम आर और एम सी को दोनों को प्राइस इंडिकेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से जो एम आर है वो हमारा कॉन्स्टेंट रहता है और चेंजेस किस में आता है एम सी। पहली स्थिति क्या है कि दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, दूसरी स्थिति क्या हुई है बढ़ती हुई होनी चाहिए क्या एम सी। तो ये दोनों स्थिति को फुलफिल कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, अगला कंप्यूट द टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू शेड्यूल इन द फॉलोइंग टेबल, मार्केट प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ द गुड। मेरे ख्याल से ये बच्चा कर लेगा और आप तो बहुत अच्छे बच्चे, आप तो यूं कर लोगे, इजंट इट। देखो हमें करना कैसे है, ये आपके क्वेश्चन में आएगा। हमें दिया क्या गया मार्केट प्राइस, यानी कि ये हमारा प्राइस है, जो 10 है हमारा प्राइस है, और ए आर भी हमारा क्या होता है प्राइस ही होता है। तो जब हमारा प्राइस हमारा 10 है और तो ए आर भी हमारा प्राइस ही है, तो ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो 10 10 10 10 हर लेवल पर ये 10 हो जाएगा। अब टी आर कैसे निकलता है, तो टी आर का फॉर्मूला होता है ए आर मल्टीप्लाई में क्यू। अब क्यू क्या है, तो क्यू तो ये रहा, ये हमारा क्यू है, तो ए आर को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, फिर 30, 40, 50 और ये 60 हो गया। एम आर कैसे निकलेगा, तो एम आर निकलने का फॉर्मूला होता है टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस में 1। ठीक है, पहली पे निकालेंगे तो पहली पे हमारा जो एन है वो हमारे क्या हो जाएगा, पहला पे जो एन होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, पहला जो एन होता है वो हमारा 0 होता है क्योंकि कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ से लेके चल रहे हैं तो एन हमारा 1 हो जाएगा। एन हमारा 1 हो जाएगा तो टी आर 1 पे कितना है हमारा 10 है, 10 लेके चल लिया मैं। फिर माइनस में टी आर एन माइनस में 1, एन तो हमारा 1 था, 1 में से 1 क्या 0, यानी कि टी आर 0। अब टी आर पे 0 है, कुछ नहीं है ना, तो ये 10 ही आ जाएगा। अब अगला कैसे करेंगे, तो हम देख रहे हैं इनका जो अंतर है ना वही हमारा एम आर है, यानी कि 10 10 10 10 10, जो इनका गैप है, जो टी आर का गैप है ना वही हमारा एम आर है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर वाले में माइनस करते हैं एम आर को निकालने के लिए। तो हमें दिख रहा है कि 10 10 10 आ रहा है, तो इस तरीके से हमारा एम आर भी निकल कर आ जाता है ना, सिंपल एकदम। अगला, व्हाट वुड बी शेप ऑफ डिमांड कर्व सो दैट द कर्व टी आर कर्व इज अ पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब ये पूछ रहा है कि डिमांड कर्व हमारा क्या होगा अगर जो टी आर कर्व है हमारा वो इसे एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक ओरिजिन से गुजरता हुआ जा रहा है, या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। पहला क्या है, पहले क्वेश्चन में ये बताया कि हमारा डिमांड कर्व क्या रहेगा अगर जो टी आर कर्व है वो हमारे स्ट्रेट लाइन है, मतलब बिंदु ओरिजिन पॉइंट से वो बढ़ रहा है, ये पहली सूत्री है। तो यहाँ पर जो डिमांड कर्व रहता है ना वो हमारा इस तरीके से होता है, ऐसे संतुलन की स्थिति में। ये इंडस्ट्री लेवल पे लेके चलते हैं, ये डिमांड हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई हो जाएगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो इस तरीके से आपका बनेगा, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फिर वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, इस तरीके से ये ए आर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। देखो वही सवाल मैंने यहाँ पे करके दिखाया भी आपको। मांग वक्र का आकार कैसा होगा, जैसे टी आर वक्र मूल से गुजरने वाली एक सकारात्मक ढलान सीधी रेखा होगी या एक क्षैतिज रेखा होगी। तो पहला अगर मांग वक्र या ए आर वक्र हमारा एक्स अक्ष के समांतर एक क्षैतिज सीधा रेखा हो गया। अभी क्या रहेगा, अगर डिमांड या ए आर कह लो वो अगर मेरा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस सिचुएशन में तब हम ये कह सकते हैं कि जो टी आर होता है ना वो हमारा ऑरिजिन से होकर के जाता है, ठीक करके ना। और ये सकारात्मक ढलान वाली सीधी रेखा टी आर वक्र को इंगित करती है, और जो ए आर है वो आउटपुट के सभी स्तरों पर स्थिर रहता है, यानी कितना भी आउटपुट निकल के आ जाए हर लेवल पे हमारा कांस्टेंट रहता है। प्राइस है ना, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ए आर भी हमारा प्राइस है, इसलिए कांस्टेंट रहता है। अब मांग वक्र या ए आर वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान करेगा। क्या मांग वक्र या डिमांड कर्व जो बाएं से दाएं नीचे ढलान करेगा, क्योंकि क्षैतिज टी आर इंगित करता है। अब बस अगर ये सिचुएशन अपोजिट हो जाए, मान लो कि टी आर हमारा क्षैतिज हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस के, तो सिचुएशन में जो ए आर वक्र होता है ना वो फिर इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। डिमांड कह लो या फिर इसको ए आर कह लो, वो इस तरीके से ड्रॉ हो।
आया समझ? बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा इस तरीके से, और कुछ नहीं। अगला अगला है हमारा उत्पादक संतुलन से सवाल। क्या कह रहा है? वाई शुड एमसी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो टू अचीव प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यानी कि जो एमसी कर्व है वो एम आर कर्व को क्यों काटता है हमारा उत्पादक संतुलन को प्राप्त करने के लिए। तो बिल्कुल वो कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया पहला, एमसी बराबर में एम आर और एमसी मस्ट बी राइजिंग, और एमसी हमारा बढ़ता हुआ होना चाहिए। एज वी कैन सी इन दिस ग्राफ, देख लो ये हमारा ए आर है, हमारा कॉन्स्टेंट है, एम आर हमारा कॉन्स्टेंट है, ये हमें पता ही है। इस पॉइंट पर ये क्या है, आपस में बराबर है, और इसके बाद से क्या होता है, एमसी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो एक फर्म के स्थिर संतुलन की स्थापना की दो शर्तें होती हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और एमसी वक्र ऊपर से अमर वक्र को काटता है, तो इस प्रकार स्थापित संतुलन स्थिर नहीं होगा, क्योंकि संतुलन अब क्या स्थिर कैसे कैसे स्थिर हो जाएगा, क्योंकि एमसी यहाँ तो बढ़ रहा है ना। क्योंकि अधिक उत्पादन करके लाभ में जोड़ना संभव होगा। विचार यह है कि संतुलन के बिंदु से परे एमसी एम आर से अधिक होना चाहिए, ताकि आगे का उत्पादन अलाभकारी हो जाए। एमसी एम आर से अधिक होना चाहिए। अगर अच्छी स्थिति होती है जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर लाभ तो होता है, लेकिन सिचुएशन क्या होती है, अनइकोनॉमिकल प्रॉफिट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पादक की संतुलन को प्राप्त करने के लिए हमें दो स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यदि वो दोनों स्थिति या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही होती है, तो जो उत्पादक होता है वो बिंदु ई पर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल क्रॉस कर दे भी छोड़ दे तो संतुलन प्राप्त कर लेगा, नहीं, एमसी उसको क्रॉस करने के बाद बढ़ता भी होना चाहिए। अगर बढ़ रहा है ना, तो ही हम बोलेंगे कि बिंदु ई पर जो उत्पादक को संतुलन को प्राप्त कर रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब टेबल दिया गया है, ठीक है। अब टेबल में टीसी गिवन है, टीआर गिवन है। अब पूछा क्या, हम ये जानते हैं। तो एक फर्म के टीसी और टीआर को दर्शाने के लिए एमसी और एमआर की गणना करनी है हमें, यानी कि टीसी और टीआर की हेल्प से हमें एमसी एमआर निकालना है। इट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल। हाउ? क्योंकि हम टीसी की हेल्प से एमसी निकाल लेंगे और टीआर की हेल्प से एमआर निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा वही होता है। एमसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी एन माइनस में टीसी एन माइनस में 1, और एमआर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस में 1। बिल्कुल इसी फॉर्मूले को पुट करते जाना है, यानी कि पीछे वाले से आगे वाले को घटाते चले जाना है, तो बहुत इजीली आपका निकल करके आ जाएगा। जैसे कि इसमें बताया भी है मैंने, तो देखो ये हमारा टी सी, ये हमारा टी आर है, ये एम सी है वेरिएबल कॉस्ट पे, ठीक है, और ये हमारा एम आर है। फॉर्मूला आपको बता ही दिया, ठीक है, इसी आएगा। अब हम देख रहे हैं कि पहले तो 45 आ जाएगा, पहले तो हमारा सेम आएगा, दूसरा इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 80 में से 45 जाएगा, 35 बचेगा, इजंट इट, बचेगा ना। फिर 95 में से 80 जाएगा, 15 बचेगा। 105 में से 95 जाएगा, 10 बचेगा। 135 में से 105 जाएगा, 30 बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे घटाते जाएंगे हमें एमसी निकलते आ जाएगा, और एमआर जो हमारा वो फिक्स है। क्यों? गैप कितना है इनके बीच, 40 40 40 40 40 का गैप है, इसलिए 40 40 40 आ गया, ठीक है। तो बाकी चीज़ें वही हैं, हम देख सकते हैं कि एम सी इज इक्वल टू एम आर। वो कौन सी सिचुएशन पे, तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर ये दोनों के आपस में बराबर, यानी कि यहाँ पर जो एम सी है वो बराबर है एम आर के, और इसके बाद से जो एम सी है, एम सी वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जो एम आर है वो तो कॉन्स्टेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अगला, द इक्वालिटी ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू इज अ कंडीशन नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम, but it is not by itself sufficient to assure the attainment of producer equilibrium। अब ये कहना चाह रहा है कि जो सीमांत लागत और सीमांत संप्राप्ति हैं, उनकी समानता संतुलन के लिए आवश्यक एक शर्त है, लेकिन यह अपने आप में उत्पादक की संतुलन की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज़ें बताई जा रही है ना, बिल्कुल सही बताई जा रही है, क्योंकि जो एम आर और एम सी की है, इनकी समानता फर्म के संतुलन के लिए केवल एक शर्त है, बिल्कुल केवल एक शर्त है इस बात को बताने के लिए कि उत्पादक संतुलन प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। लेकिन फर्म के संतुलन की स्थापना के लिए एक अन्य शर्त को भी पूरा करने की आवश्यकता होती है, और वो ये है कि एम सी हमारा एम आर के, यानी कि एम सी हमारा एम आर के बराबर होना चाहिए, और आउटपुट के स्तर के बाद एम सी को एम आर से अधिक होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने आपको पढ़ करके बताया भी। बेसिकली ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपको देखो इससे संबंधित हमारे 3 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना बच्चों, अच्छे से समझ लेना, इसके ग्राफ को भी समझ लेना, किस तरीके से टेबल अगर बनाने के लिए बोल दिया जाए, मतलब आपको बोला जाए कि खुद ही बनाओ, खुद ही ग्राफ तैयार करो, तो टेबल भी अच्छे से आप समझ लेना ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको, ठीक है ना। अगला,
अगला हमारा, एक फर्म के संतुलन में रहने के लिए सीमांत लागत और सीमांत संप्राप्ति के बीच समानता क्यों आवश्यक है। मतलब अगर एक फर्म को संतुलन रहना है तो वही हमारा एमसी और एमआर को समानता क्यों आवश्यक है। तो पहला कि हमारा उत्पादक की जो संतुलन की शर्तें हैं एमसी एमआर, अब देखो जो चीजें मैं यहाँ बताया हूँ ना, ये वही चीजें यहाँ पे बताई गई है हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए तो कंफ्यूजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वही सवाल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन वाई विल अ प्रोड्यूसर नॉट बी इन इक्विलिब्रियम इफ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर नॉट मेट। ऑब्वियसली बात है यार, अगर एमसी एमआर पहली कंडीशन है, सेकंड कंडीशन एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, अगर ये फुलफिल नहीं हो रही है तो वहां पर जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव नहीं करता, संतुलन को प्राप्त नहीं करता। ऐसा इसलिए कि मान लेते हैं कि एमसी और एमआर हमारी शर्त को पूरी नहीं कर रहा और एमसी एमआर से ज्यादा है, तो एमसी और एमआर में एमसी बराबर एमआर होगा, जो कि सापेक्ष परिवर्तन के आधार पर कम या ज्यादा उत्पादन करना फर्म के लिए लाभदायक होगा। यानी कि अगर एमसी एमआर के बराबर होता है ना, तो उस सिचुएशन में फर्म ज्यादा उत्पादन करती है ताकि ज्यादा लाभ कमा सके। इसी प्रकार से अगर एमसी एमआर से ज्यादा है, यानी कि एमसी एमआर बराबर होने के बाद, तो यहाँ पर लाभदायक होगा, इसी नजरिए से उसको उत्पादन करना होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि एमसी एमआर के ग्रेटर है और ये संतुलन हमारी पूरी नहीं होती है, अपोजिट हो जाती है, एमआर हमारा ज्यादा हो जाता है, तो इस मामले में फर्म संतुलन में नहीं होगी, क्योंकि ये अधिक उत्पादन करने के अपने लाभ को बढ़ा सकती है। ठीक है, मतलब अधिक प्रोडक्शन करके, अगर देखो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो मतलब प्रोड्यूसर होता है वो संतुलन को प्राप्त नहीं करता। संतुलन को प्राप्त तभी करेगा जब एमसी बराबर में एमआर हो और एमसी बढ़ रहा हो। लेकिन अगर अपोजिट हो जाए, एमसी बराबर में एमआर तो हो लेकिन एमसी वहीं का वहीं रुक जाए और एमआर आपका बढ़ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये संतुलन को प्राप्त तो नहीं करेगा, लेकिन लाभ को अधिक करने के लिए उत्पादन उसको बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब है हमारा सवाल आपूर्ति से यानी कि सप्लाई से। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन सप्लाई कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सप्लाई कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड थर्ड सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। मतलब ये पूछ रहे कि आपूर्ति कीमत लोच क्या होगी अगर हमारा जो पूर्ति वक्र है वो मूल बिंदु से होकर गुजरता हो, या फिर एक सीधी रेखा हो, ठीक है, या फिर एक क्षैतिज सीधी रेखा हो। मतलब या तो बिल्कुल ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, या फिर ऐसे हो, इस तरीके से। ठीक है, या तो ऐसे हो या ऐसे हो या फिर ऐसे हो, यानी अगर इस तरीके की सिचुएशन देगी तो क्या रहेगा। तो अगर ऐसा होता है तो हमने पढ़ा हुआ था ना, वो लोचदार, बेलोचदार, पूर्णता लोचदार, पूर्णता बेलोचदार, यानी परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर वो पॉइंट 0 से होकर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जो ई एस है वो इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, और अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे जो इज इक्वल टू है वो क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, जो इज इक्वल टू है वो इन्फिनिटी है। तो पहला तो क्या है, हमारे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है, यानी कि ये वाला। दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है, इन इलास्टिक यानी कि ये वाला, जब आपका ई एस बराबर में 0 रहता है। और थर्ड हमारा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जब ई एस आपका इन्फिनिटी होता है। ठीक है, कई बार आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे ये स्थिति पूछ ली जाएगी, तो समझ लेना किस तरीके का ग्राफ आपका रहेगा। ठीक है, अगला, ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट सप्लाई कर्व्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कर्व A makes an angle of 60 degree, curve B makes 45 degree and curve C makes an 30 degree. What will be the price elasticity of curve A, B and C? मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता चल रहा है कि जो A है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, B 45 डिग्री का एंगल बनाता है और C 30 डिग्री का एंगल बनाता है। लेकिन ये तीनों का तीनों वो क्या है, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, यहीं से स्टार्ट होंगे ना, ओरिजिन से। तो अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो ये आपके यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहलाएंगे, विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो चाहे 45 डिग्री का एंगल बनाए, 60 का बनाए, 75 का बनाए, अगर वो ओरिजिन से जा रहे हैं तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहलाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। यानी इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में क्या एक अंतर है वो बताओ। सिंपल सी बात है यार, इंडिविजुअल सप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पर व्यक्तिगत पूर्ति की बात करें तो व्यक्तिगत पूर्ति में केवल एक व्यक्ति के द्वारा यानी एक उत्पादक के द्वारा की गई पूर्ति शामिल होती है, और बाजार पूर्ति के अंतर्गत उत्पादकों की संख्या होती है। मतलब बहुत सारे उत्पादक मिल करके उस वस्तुओं का पूर्ति करते हैं।
तो यहाँ पर व्यक्तिगत में केवल एक व्यक्ति उत्पादक होता है और मार्केट में असंख्य उत्पादक होते हैं। ठीक है, बस इतना एक महत्वपूर्ण आपका अंतर है और कुछ नहीं। अगला क्या है, सप्लाई कर्व इज द राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व ओवर एंड अबव द मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। डू यू एग्री? सपोर्ट योर आंसर विथ वैलिड रीजन। ये क्या कह रहा है कि सप्लाई कर्व जो है ना, राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व की तरह वो क्या कह रहा है, बढ़ रहा है। एंड द अबव द मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। इसका मैंने ग्राफ नहीं लिया, बट कोई नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, आपूर्ति वक्र न्यूनतम औसत परिवर्तनीय लागत वक्र के ऊपर और ऊपर सीमांत लागत वक्र का बढ़ता भाग है। हमारा जो सप्लाई है वो उसकी बात कर रहा है। तो क्या आप सहमत हैं? तो बिल्कुल सहमत है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी तर्क संगत उत्पादक बाजार में अपने उत्पादन की आपूर्ति नहीं करना चाहेगा यदि वह अपनी प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत की वसूली करने में असमर्थ है। आप मान लो प्रोड्यूसर हो, अपनी कंपनी स्टार्टअप किया, लेकिन आप फिक्स कॉस्ट मतलब मशीनरी की खर्चा, बिजली, जहाँ पे अपना किराए पे वो जमीन ले उसका किराया, आप वो ही नहीं निकाल पा रहे तो सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आप सर्वाइव कब करोगे? जब वो सब निकाल पा रहे हो। आप घर से ही निकाल के खर्च किए जा रहे हो, तो गए थे कमाने के उद्देश्य, लुटा करके आ गए, तो ये तो लॉस हुआ ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो उत्पादक तब तक उसका उत्पादन करना चालू रखेगा जब तक कि उसकी आपकी अस्थिर लागत यानी कि फिक्स कॉस्ट निकलती रहती है, और धीरे धीरे फिर वेरिएबल कॉस्ट में निकलनी शुरू हो जाती है और इनकम जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो वहीं पे चीजें लिखी गई है कि बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा आपूर्ति न्यूनतम औसत परिवर्तनीय लागत है यानी कि ABC है, वो क्या होता है, MC के ऊपर होता है। यानी कि जो ABC होता है वो MC के ऊपर होता है। ठीक है, और इसी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो निकल रहा होता है, और निकल रहा होता है तो वो जो उत्पादक होता है वो उस बाजार में बना रहता है। अगला क्या कह रहा है, अब फर्म अर्न्स रेवेन्यू 50 रुपीज एंड मार्केट प्राइस हमारा 10 रुपीज, मार्केट प्राइस बढ़ करके 15 हो जाता है, तब वो 150 रुपये कमाता है। तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है सप्लाई की। बहुत सिंपल है। देखो, हमें रेवेन्यू निकल कर आया कितना, 50। ठीक है भाई, 50 मैंने लिख दिया रेवेन्यू। अब बाद में मेरे कितना हो गया, 150 हो गया, मैंने लिख दिया 150। प्राइस मेरा पहले कितना था, 10 था, बाद में बढ़ करके 15 हो गया। अब हमें ये पता है कि ये हमारा टोटल रेवेन्यू, लेकिन हमें ES निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P मल्टीप्लाई में P अपॉन में Q होता है। लेकिन ये तो हमारा टोटल रिसिप्ट है, हमें चाहिए Q, तो Q कैसे निकलेगा? तो Q निकलने का बहुत सिंपल तरीका भाई, क्योंकि 50 कैसे हुआ, जब कहीं ना कहीं से क्वांटिटी 5 रही होगी तभी तो 50 हुआ होगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि Q कैसे निकलेगा, तो टोटल रिसिप्ट को ना प्राइस से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो 50 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 5 आ जाएगा, और 150 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा Q भी निकल कर आ गया। अब डेल्टा Q चाहिए, तो डेल्टा Q में इन दोनों का डिफरेंस होता है कितना, 5 है। डेल्टा P इन दोनों का डिफरेंस कितना, 5 है। मल्टीप्लाई में P फर्स्ट वाला 10 है, मल्टीप्लाई में Q फर्स्ट वाला यानी कि 5 है। तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, कितना आ गया, 2। तो ये रहा, तो 2 आपका आंसर आ गया। दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, अब हमारा आ जाता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजार के रूप। अब बाजार के रूप में हमारे पास जो 4 प्रकार के बाजार हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोली कंपटीशन, और आपका ओलिगोपोली यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार। अब उसको समझते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन को। एक चीज ध्यान देना, जब भी आपकी विशेषताओं के बारे में पूछे ना, तो पूर्ण प्रतियोगिता के जितने फीचर्स है ना उसको तो जरूर पढ़ लेना। कई बार कंपैरिजन करने के लिए पूछ लेता है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता में। तो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता के जो फीचर्स हैं, विशेषताएं, ठीक है ना, वो जरूर पढ़ लेना। तुम पूछ रहा है एकाधिकारी प्रतियोगिता के तहत एक फर्म में कीमत पर आंशिक नियंत्रण कैसे रहती है। अब हमें यह पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर तो वो कीमत स्वीकारक होती है, लेकिन जो एकाधिकारी प्रतियोगिता ना, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक भी होती है, लेकिन आंशिक। कैसे? सिंपल सी बात है, जो कोलगेट है, आप देखते हो कोलगेट का प्राइस अलग है ना, पेप्सोडेंट का प्राइस अलग है, बबूल का प्राइस अलग है। कारण है उसकी गुडविल, उसकी ट्रेडमार्क, उसकी मार्केटिंग, जो वो एडवर्टीजमेंट पर खर्च करती है। तो अब ग्राहक के नजरिए में अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए कि उससे बढ़िया प्रोडक्ट किसी और का है ही नहीं, और लोगों के दिमाग में वो चीजें बच जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, हमें इसे यूज करना चाहिए। तो
तो इसी का फायदा उठा करके क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा लेती है, यानी कि वहां पर उसका आंशिक नियंत्रण होता है। पूर्ण रूप से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन पाया जाता है। ठीक है ना। अब अगला है एकाधिकारी प्रतियोगिता, अलग अलग उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा है। अब हमें पता है कि जो एकाधिकार है, अब उसके अलग अलग उत्पादों के साथ कंपटीशन है, बिल्कुल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिस्पर्धी फर्में ऐसे उत्पाद का उत्पादन करती हैं जो लगभग एक दूसरे के करीबी होते हैं, लेकिन सही विकल्प नहीं होते हैं। लेकिन वो अलग किससे होते हैं, वो अपने ब्रांड से, आकार से, रंग से, आकार से, रूप से, इन सब चीजों से क्या हो जाते हैं, वस्तु विभेद पाए जाते हैं। ठीक है ना। और इसी भेदभाव के कारण फर्मों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना या प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है और बिक्री लागत को वहन करना पड़ जाता है इनके। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है, मोनोपोली भैया, एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज है, लोगों को कोई ऑप्शन है नहीं उसके अलावा कुछ खरीदने का, तो एडवर्टाइजमेंट अपने आप हो जाता है उसका। अगला है अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली। अब अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कम क्यों होती है? बहुत सिंपल सी और बहुत बड़ी बात है। हमें इतना पता है कि अल्पाधिकार कहने के लिए बहुत छोटा नंबर में फर्में होती हैं। कारण इसका ये क्योंकि उस फर्म को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए होता है, बहुत सारी एंट्री बैरियर्स होते हैं, जिसकी वजह से हर कोई इस मार्केट के अंदर उतर नहीं पाता। तो अल्पाधिकार के तहत फर्मों की कम संख्या का मुख्य कारण प्रवेश में बाधाएं हैं, और जो उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश को रोकता है उसका कारण है पेटेंट होना, बड़ी पूंजी की आवश्यकता होना, महत्वपूर्ण कच्चे माल पर नियंत्रण आदि कुछ अन्य कारण है, जिसकी वजह से जो नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने से रोकता है। और नतीजन एक कुलीन बाजार में कुछ फर्में रह जाती है, यानी कि फिर ऐसे बाजार में केवल वही फर्में रह जाती हैं जो इन सब को वहन कर सकती है, कंज्यूम कर सकती है, मतलब इतने बड़े कोस्ट को संभालने के लिए लायक हो सकती है। तो वही इसके अंदर हो सकती है। आप इसमें कौन कौन सी फर्में आ सकती हैं? तो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स की जितनी भी कंपनियां हैं वो बेसिकली इसी के अंदर आती है, क्योंकि उनको स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। अगला, यदि फर्म उद्योग में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है तो दीर्घकाल में लाभ का क्या होगा? मतलब अगर मान के चलते हैं कि अगर फर्म इंडस्ट्री में आसानी से घुस सकती है, अभी कौन सी सिचुएशन में होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है कि कोई भी फर्म स्वतंत्र रूप से आ सकती है और छोड़ के जा भी सकती है। तो जब मौजूदा फर्म लाभ कमा रही है तो प्रवेश की स्वतंत्रता नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करती है ना। लोग देख रहे हैं कि यार इस बिजनेस के अंदर ना बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं भी यही बिजनेस खोलूंगा, वो उस बिजनेस में उतर जाते हैं। लेकिन उतरने की वजह से क्या होता है, वस्तुएं समरूप हो जाती हैं। अब क्योंकि क्वांटिटी जो पहले कम प्रोड्यूस हो रही थी, एक नई फर्म के आने की वजह से प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, डिमांड में कोई इजाफा नहीं हो रहा, डिमांड तो अपनी जगह ही है, लेकिन प्रोडक्शन के बढ़ने से जो प्राइस होता है ना वो कम हो जाता है, और प्राइस कम हो जाने की वजह से जो लाभ होता है या तो शून्य हो जाएगा या फिर नॉर्मल हो जाता है, यानी कि सामान्य लाभ आ जाता है, क्योंकि मुनाफा में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। सिंपल सी बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है। अगला है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट टू फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मतलब बाजारों का स्वतंत्र प्रवेश और बाहरी गमन। तो हमें पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर प्रवेश को फर्में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं और जा भी सकती हैं। उनको लगता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर उनको लाभ हो रहा है, लाभ कमाने के उद्देश्य से आ सकती हैं। भविष्य में जिनको ये दिखाई देता है कि लाभ हमारा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो उसको छोड़ के चली भी जा सकती हैं। तो बहुत सरल है ये, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है और छोड़ के जा सकती है जब उसका दिल चाहे, जब मन भर जाए। अगला अगला प्रश्न है कि अल्पाधिकार के तहत फर्मों के बीच अंत निर्भरता, मतलब जो अल्पाधिकार है यानी कि आपका ओलिगोपोली, उनमें फर्म के बीच क्या होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है। अब क्यों होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक व्यक्ति फर्म कीमत या आउटपुट को बदलने के लिए कदम उठाने से पहले अपनी प्रतिद्वंदी फर्मों को संभावित प्रतिक्रिया को ध्यान में रखती है। और ये संभव है क्योंकि यह माना जाता है कि प्रतिद्वंदी फर्में प्रतिक्रिया दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। मान लिया जाए कि दो कार है, ठीक है, एक टाटा की है और एक महिंद्रा की है दोनों की एक मतलब एक कार आ रही है जिनकी रेंज ना जो क्वालिटी है वो सेम है और 6 लाख की कार है। महिंद्रा भी 6 लाख की दे रहा है और टाटा भी 6 लाख की दे रहा है, दोनों की जो क्वालिटी है सेम है। लेकिन क्या चाहता है महिंद्रा ये चाहता है कि मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ाऊं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को सेल करूं। तो वो सोचता है ना कि मैं जो मेरी कॉम्पिटेटिव
फर्म है उसको पता भी ना चले और इसका प्राइस घटा करके 5,90,000 कर देती है, या फिर प्राइस इतना ही रहने देती है लेकिन उसके ऊपर अपने सेल को बढ़ाने के लिए कुछ आकर्षक उपहार रख देती है कि 6 लाख का आप मतलब कार खरीदो और साथ में एलईडी मुफ्त पाओ, वो भी 40 इंच की। ठीक है, या तो ये कर सकती है कि इसमें से पैसे घटा सकती है, या फिर पैसा उतने रहने देगी, साथ में कुछ फ्री दे देगी। तो इससे क्या होगा, इससे इसकी बिक्री बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि फिर प्रतिद्वंदी फर्म चुपचाप देखती रहेंगी, फिर वो भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देगी। वो कहेगी चलो वो एलसीडी दे रहे हैं हम 40 इंच का, हम तुमको देंगे 60 इंच का। ठीक है, अगर एलसीडी नहीं एलईडी नहीं भी देते हैं तो फिर कुछ और चीजें दे देंगे, वो कह देंगे हम आपको फ्रिज दे रहे हैं, या फिर कहेंगे वॉशिंग मशीन दे रहे हैं। तो फिर इस तरीके से इसकी भी बिक्री बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया बहुत जल्दी मिल जाती है। तो इस तरीके से जो हर फर्म में होती है ना, वो एक दूसरे पर निर्भर रहती है कि कोई भी प्राइस में चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है तो क्या करती है, दूसरे को देख के करती है ताकि उसको भी नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो। ठीक है, नॉन प्राइस कंपटीशन अंडर ओलिगोपोली, बिल्कुल अल्पाधिकार के तहत ना गैर मूल्य प्रतियोगिता होती है। अब गैर मूल्य प्रतियोगिता का मतलब क्या हुआ, तो गैर मूल्य प्रतियोगिता का मतलब हुआ कीमतों में बदलाव के अलावा अन्य माध्यमों से फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुफ्त उपहार देना, कस्टमर सर्विस देना। ठीक है, होम अप्लायंसेस को कस्टमर सर्विसेज देना कि मान लो अगर आपने सामान हमसे खरीदा, कोई चीज़ खराब हो जाती है, अब हमें कॉल कीजिए हम तुरंत आ जाएंगे, हमें कॉल कीजिए हम कॉल पे बता देंगे, हम चेंज करके चले जाएंगे, आप खरीदेंगे तो हमको ये उपहार देंगे। तो ये क्या हो रहा है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, लेकिन आकर्षक उपहार रख के अपने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स सर्विसेज दे करके कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। तो इसी को कहते हैं हम गैर मूल्य प्रतियोगिता, जहां पर वस्तु की कीमत में कोई चेंजेस नहीं आता, इसके अलावा जो अदर फैक्टर है जैसे कि गिफ्ट दे करके, कस्टमर सर्विसेज दे करके अपने प्रोडक्शन को, सप्लाई को और सेल को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, हमें पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर समरूप वस्तुएं होती हैं, यानी कि एक जैसी दिखने वाली वस्तुएं होती हैं, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं कि अगर ये वस्तु यहाँ मिल रही है, 10 कदम की दूरी पर वही वस्तु मिल रही है, अगर कोई व्यक्ति अपनी कीमत को बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो नुकसान झेलेगा। नुकसान इसलिए झेलेगा क्योंकि वो वस्तु जो बेच रहा है ना, उस वस्तुओं की संख्या मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए बाजार मूल्य हमारा समान बना रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर आपका आखिरी चैप्टर से मूल्य निर्धारण से, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ बायर नॉर्मल कमोडिटी ऑन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि एक सामान्य वस्तु की खरीदारी की आय में वृद्धि का उसकी संतुलन कीमत पर प्रभाव की हमें व्याख्या करनी है। अब हमें ये पता है कि खरीदारी की आय में वृद्धि से जो दी गई कीमत होती है, सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। अगर हम खरीदारों की आय का मतलब हो गया, जैसे आप कस्टमर है मैं भी कस्टमर हूँ, आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी इनकम बढ़ने से क्या होगा, जो वस्तु आप पहले कम खरीदते थे या कम क्वालिटी के खरीदते थे, अब उसको अच्छी क्वालिटी और ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना शुरू कर दोगे। इससे क्या होगा, इससे डिमांड बढ़ेगी, है ना। डिमांड बढ़ने की वजह से जो बायर्स हैं उनमें कंपटीशन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि कंपटीशन देगा मेरे पास पैसा ज्यादा है मुझे ये चाहिए, दूसरा कहेगा मेरे पास भी पैसा ज्यादा है मैं भी इसे खरीदूंगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि जो हमारी पूर्ति है वो तो कांस्टेंट है ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस किसमें आया, डिमांड में आ गया। तो जब भी आपका डिमांड बढ़ता है, प्राइस में कोई मतलब सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आता, तो उसकी इसमें जो प्राइस होता है ना वो अप हो जाता है। ऐसा समझ। अगला प्रश्न, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस। अब ये कह रहा है कि क्या परिवर्तन आएगा हमारा प्राइस इक्विलिब्रियम में या प्राइस क्वांटिटी में अगर जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनमें वृद्धि हो जाए। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, यानी कि पूरक वस्तुएं। अब पूरक वस्तुओं की बात कर रहा है, तो उसको देखो ग्राफ के जरिए भी समझाया है, समझते हैं। देखो, पूरक वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संतुलन कीमत यानी कि ये वाला, ये संतुलन कीमत है, और ये हमारी संतुलन मात्रा थी पहली वाली। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें पता है कि जब अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए पूरक वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो दी गई वस्तुओं की मांग घट जाती है। अब पूरक वस्तुएं कौन सी होती है, वो वस्तुएं जो एक दूसरे को मिल करके किसी वर्ग को पूरा करती है। जैसे कि बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, बिना स्याही के पेन का कोई काम नहीं, बिना चाबी के ताले की कोई वैल्यू नहीं। तो वो क्या होती है, वो पूरक होती है, जो एक दूसरे को मिल करके संपूर्ण करती हैं किसी काम को। ठीक है,
तो दी गई वस्तु की मांग घट जाती है। मतलब अगर अन्य कारकों को स्थिर रखा जाए और पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है ना, तो जो दी गई वस्तु उनकी मांग में घट जाती है। उनकी यार कस्टमर का सेल मतलब इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, कस्टमर की सैलरी नहीं बढ़ रही, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है। तो जब प्राइस बढ़ेगा उसका, तो ऑब्वियसली है उसकी डिमांड घट जाएगी। तो इससे क्या होगा, तो एक साथ उपभोग करना अपेक्षाकृत महंगा हो जाएगा। तो फिर दोनों को हम एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते ना, मुश्किल हो जाएगा। इससे अतिरिक्त आपूर्ति होगी, लेकिन इससे क्या होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, अब प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर ये देखेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकता हूँ, क्योंकि कीमत मेरी बढ़ गई है इस प्रोडक्ट की, तो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। अब ज़्यादा प्रोडक्शन करने से क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करने से ये भी तो होगा ना, फिर वहाँ पे प्राइस कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ये कह रहा है हमारा कि इससे विक्रेताओं के बीच हमारी प्रतिस्पर्धा होगी। किसमें, जो हमारे प्रोड्यूसर है उनके बीच में कंपटीशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का। इससे कीमत कम हो जाती है और कीमत में गिरावट से आपूर्ति में भी कमी आएगी और मांग में वृद्धि होती है। और ये परिवर्तन तब तक जारी रहता है जब तक कि आपूर्ति और मांग एक नए संतुलन मूल्य पर बराबर नहीं हो जाते, क्योंकि केवल मांग में कमी होती है, संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों गिर जाएगी। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि केवल मांग है ना, उसमें आपकी कमी आएगी। देखो यहाँ पर जो ये आपको मैंने आपको बताया ना, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इससे मतलब करने की कोशिश मत करना, मैं केवल इसके जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्राइस हमारे इस तरीके से अगर रहता है, मान लो मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो ये ग्राफ हमारे इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे मान के चलिए हमारी क्वांटिटी है। अब क्योंकि हमारी क्या हो रही है, जो मांग मतलब वस्तुओं की कीमतें वो बढ़ रही है। अब मान लो कीमतें अगर मेरी बढ़ जाएगी, यहाँ से यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी प्राइस, तो क्या होगा, जो पहले मेरा यहाँ पे होता था वो घट करके हो जाएगा, मतलब डिमांड घट जाएगी ना, डिमांड यहाँ पे घट जाएगी क्योंकि प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे प्राइस में चेंजेस आने से मतलब डिमांड में चेंजेस आने से पहले प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन में चेंजेस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको देख रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो ज़्यादा सप्लाई करेगा, ज़्यादा सप्लाई करने के चक्कर में जो प्राइस होता है ना वो और कम हो जाएगा। ठीक है, क्या है समझ। यहाँ पे अगर मैं सप्लाई लेके चलूँ, तो सप्लाई पहले मान लो मेरा ये था, सप्लाई मेरा पहले ये था। ठीक है, ये मेरा सप्लाई था। अब प्राइस मेरा बढ़ गया, तो सप्लाई मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले ये था, तो सप्लाई मेरा ये हो जाएगा, बढ़ करके एस हो जाएगा, सॉरी S1 हो जाएगा एस से। तो सप्लाई 1 के बढ़ने से प्राइस बढ़ा, इसलिए सप्लाई बढ़ा। लेकिन सप्लाई के बढ़ने से फिर जो डिमांड है ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा, डिमांड मेरी उतनी है, तो इसकी वजह से जो प्राइस है फिर बाद में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो फिर जो सप्लाई है ना वो भी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पुनः कम हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आइए, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम प्राइस सेलिंग, यानी कि आपका उच्चतम कीमत की बात कर रहा है मार्केट गुड में। तो हमें पता है उच्चतम कीमत जो होती है, मैक्सिमम प्राइस सेलिंग रेफर टू इम्पोजिशन ऑफ अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड बाय द गवर्नमेंट। मतलब ये जो आपका अधिकतम या उच्चतम कीमत होती है किसी भी वस्तु की, ये सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। कारण इसका ये है, ये ध्यान देना, जो कभी भी सरकार के द्वारा कीमत को निर्धारित किया जाता है ना, ये हमारा क्या संतुलन बिंदु है, यानी बाजार संतुलन है। तो जो कीमत निर्धारित की जाती है, जो अधिकतम कीमत जिसे हम कहते हैं, वो हमें संतुलन बिंदु से हमेशा नीचे होती है। ऐसे क्यों करती है सरकार, ऐसे सरकार इसलिए करती है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिसकी आवश्यकता हर किसी इंसान को पड़ती है, अगर उसकी कीमत भी में वृद्धि हो जाएगी, तो जो आम इंसान है जिसकी क्षमता ही नहीं खरीदने की, वो बेचारा खरीद ही नहीं पाएगा और ऐसे मर जाएगा। तो सरकार उन लोगों को बचाने के लिए, ताकि उनका भी ख्याल रखा जाए, उनके हितों को ध्यान में रखा जाए, सरकार संतुलन कीमत से कम कीमत पर उच्चतम कीमत निर्धारित करती है, ताकि हर वर्ग का समुदाय सरलता से उसे खरीद सके और अपने आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान देना कि जो हमारा प्राइस होता है ना, प्राइस सीलिंग, वो संतुलन बिंदु से नीचे रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो उत्पादन होता है ना, वो हमारा शॉर्टेज रहता है। ठीक है, अगला, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लोर। अब आप न्यूनतम कीमत की बात करें, तो न्यूनतम कीमत भी कैसी होती है, देखो जो उच्चतम कीमत होती है वो गरीबों के लिए रखी जाती है, और जो न्यूनतम कीमत होती है वो किसानों के लिए रखी जाती है, ताकि किसानों को उसका उचित मिले, उसके फसल का उचित दाम मिले। मतलब सरकार ये कहती है कि पहले तो तुम मार्केट में अपने सामान को बेचो, इन केस मार्केट में जो मामला चल रहा है उस पर कोई नहीं खरीदता है, तो सरकार क्या करेगी, संतुलन कीमत से अधिक कीमत दे करके उसकी फसल को वो खरीद लेती है। तो यहाँ ध्यान देना, जो आपका न्यूनतम कीमत होता है ना, कहने के लिए न्यूनतम है, लेकिन ये संतुलन कीमत से, यानी संतुलन बिंदु से ऊपर होता है, यानी संतुलन कीमत से ऊपर होता है। तो न्यूनतम कीमत संतुलन कीमत से ऊपर होता है,
किसानों के हितों में ध्यान रख करके इसका निर्धारित किया जाता है, ताकि जो प्रॉब्लम हो, मतलब जितना भी अगर एक्सेस हो गया प्रोडक्शन हमारा एक्सेस हो गया किसानों का और मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो सरकार पूरे के पूरे फसल को न्यूनतम कीमत चुका करके खरीद लेती है। आए समझ? सो इस प्रकार से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर जो आपके सेकंड टर्म में आने वाले हैं, उनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने छाटा और आपको करवाया। मुझे यकीन है बच्चों कि इसमें से काफी क्वेश्चन तो आपको खुद ही आ गए होंगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है। जिसने नहीं पढ़ रखा है ना, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आप कुछ मत पढ़ो, लेकिन ये जरूर पढ़ लो, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और एक चीज ध्यान और देना कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई ना, उससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और कर लेना, ताकि कितना सा भी कोई भी चीज ना रह जाए, कि इन केस अगर ऐसा ना आए तो इससे संबंधित आपसे जरूर पूछेगा। मैं इस चीज की गारंटी आपको देता हूँ। तो प्लीज 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 फोकस करना उस चीज पे, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम, और मेहनत करिए और सफलता पाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।